Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today I will take a topic about JKSSB previous year question papers. Question number 11 is about synonym of reluctant. तो इसमें ऑप्शन ए है unwilling, B happy, C careful, D honest. तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें से आपको देखना है कौन आएगा। जब हम रिलक्टेंट को उर्दू में मीनिंग देखते हैं, उर्दू में इसकी मीनिंग है रिलक्टेंट की हिचकिचाने वाला या नारागिब। तो इसमें जो ऑप्शन ए आता है अनविलिंग, उसकी मीनिंग भी नारागिब बनता है। तो इसका आंसर यही है नारागिब। ये भी दिखाता है जैसे अनविलिंग और रिलक्टेंट, तो यही आएगा। लेकिन अब इसके साथ हम उन तीनों की मीनिंग पढ़ते हैं, उनकी मीनिंग क्या बनती है। हैप्पी मीन्स खुश और केयरफुल मीन्स खबरदार या मोहतात। ये इसमें ऑनेस्ट है, ईमानदार। तो इनमें से कोई इसका साइनोनिम है ही नहीं। रिलक्टेंट का जो साइनोनिम बनता है वो बनता है अनविलिंग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। The question is burn the midnight oil. A is waste time, B is wake up early, C is working late into the night, D is rest all day. तो इनमें से हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम कभी सोचते हैं कि बर्न मिडनाइट ऑयल हम गेस करते रहते हैं, लेकिन नहीं, हमें इसको जानना है, इसको पढ़ना होता है। इसका मतलब हुआ कि रात देर तक काम करना, वर्क लेट इनटू द नाइट। तो इसका आंसर यही आएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स। द क्वेश्चन इज द मैनेजर इज एंग्री डैश द स्टाफ। अब इसमें ए है ऑन, बी एट, सी विद, डी बाय। इनमें से हमें देखना है कि इसमें कौन इस्तेमाल करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा विद। एंग्री विद जो है वो इसकी सही एक्सप्रेशन है, क्योंकि एंग्री विद द स्टाफ, स्टाफ यहाँ पर जो पीपल है, तो लोग जो है उनके साथ जो लोग यहाँ पे रेफर किए जाते हैं इसमें, तो इसलिए इसमें विद का इस्तेमाल होता है। एंग्री विद, द मैनेजर इज एंग्री विद स्टाफ। यहां पर विद जो है तो यहां पर विद इस्तेमाल होगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज अगेन अबाउट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दे इंसिस्टेड टू गो, दे इंसिस्टेड टू गो टू द मार्केट। इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना है। इसमें आपको देखना है कि सेंटेंस इसमें कहां पर गलती है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है कि नहीं है। इसमें ऑप्शन ए आता है इंसिस्टेड टू गो, जैसे they insisted to go to the market, they insisted to go to the market। इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना है कि इसमें इंप्रूवमेंट हमें करने की जरूरत है कि नहीं है। ऑप्शन ए आता है insisted to go, B is insisted going, C insisted on going and D is no improvement। आपको इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो ऑप्शन इस्तेमाल होगा वो आएगा इंसिस्टेड ऑन गोइंग। हमेशा याद रखना है कि जो करेक्ट स्ट्रक्चर है इसका वो है इंसिस्ट प्लस ऑन प्लस वर्ब एंड इंग। जो एग्रीमेंट बनता है इनका, जो करेक्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें, द करेक्ट स्ट्रक्चर इज इंसिस्टेड ऑन गोइंग। तो इसमें यही आएगा। दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट, उन्होंने मार्केट जाने पर मजबूर किया। और इसमें एक चीज ये भी हुआ कि टू दो बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो भी इसमें से बचा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन आता है अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसा शख्स जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनक्यूरेबल, B hopeless, C incorrigible and D inflexible। तो पहले इन चारों के मीनिंग पढ़ते हैं। इनक्यूरेबल मीन्स जिसकी सेहत का इलाज नहीं किया जा सकता, इनक्यूरेबल, या जिसका सेहत ठीक नहीं हो सकता। इनक्यूरेबल जिसकी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता मेडिकल लेवल पे, इनक्यूरेबल। तो डिजीज के बारे में है इनक्यूरेबल,
ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जब हम करेक्टिव बात कहते हैं, करेक्टिव मीन्स किसी की गलती दूर करना, तो ये गलतियों के बारे में है, ये बिहेवियर के बारे में है, तो ये सेहत के बारे में नहीं है। तो जब इस सेहत के बारे में नहीं है तो इनक्यूरेबल यहां पर ठीक नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है होपलेस, नाउम्मीद होना, तो उसका तो दूर का भी रिश्ता इसमें है ही नहीं। तो ऐसे ये डाल दिया गया कि आपका ये देखना है कि आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज भी आपके पास है कि नहीं, तो ऐसा भी वर्ड आप इसमें डाल दिया गया, होपलेस। और जब इनक्यूरेबल, थोड़ा सा आप सोचेंगे, हाँ ये कैसा इसके साथ है, किसी एंगल से आप गेस करना चाहेंगे, अपने दिमाग पे डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिमाग का काम यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर पढ़ाई पे काम होता है। यहाँ पर आपने कितना पढ़ा, आपके पास सही इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर काम होता है। तो इनक्यूरेबल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर होपलेस, नाउम्मीद भी नहीं आएगी, उसका इसके साथ कोई भी वास्ता नहीं। नंबर सी इज इनकरेजेबल। इनकरेजेबल मीन्स यही, जिसकी गलती ठीक नहीं की जा सकती, जिसका बिहेवियर ठीक नहीं किया जा सकता, इनकरेजेबल। So here is a person who cannot be corrected, that is incorrigible. तो अब लास्ट में पढ़ते हैं, इसमें जो ऑप्शन है डी, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल होता है जो फ्लेक्सिबल ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 इज अबाउट प्रपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वेश्चन इज प्रिफर टी डैश कॉफी। ऑप्शन है ए उआ, बी दैन, सी टू एंड डी ऑफ। इन चार में से आपको इसमें कोई एक इस्तेमाल करना है। आपने कभी कंपैरिजन का देखा होगा कि हम कभी कहते हैं कि दिस पेन इज बिगर देन योर पेन, लेकिन यहां पर प्रेफरेंस की बात है। जब आप प्रेफरेंस की बात कर रहे हो तो प्रेफरेंस में हमेशा टू को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो यहां पर कंपैरिजन की बात नहीं है, यहां पर प्रेफरेंस की बात है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी से ज्यादा टी को पसंद करता हूं, चाय को तरजीह देता हूं। तो इसमें टू इस्तेमाल करना है, इसमें दैन इस्तेमाल नहीं होगा, या इसमें ऑफ इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें ओवर इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसमें टू इस्तेमाल होगा। तो प्रेफर का अलग कॉन्सेप्ट है। जब प्रेफर आप पढ़ते हैं प्रेफरेंस में टू का इस्तेमाल करना है। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 18 इज अबाउट नरेशन। आपको इसमें गलती देखनी है। शी सेड दैट शी विल हेल्प मी, तो इसमें ऑप्शन ए जो है शी सेड, बी इज दैट, और सी इज शी विल, एंड डी इज नो एरर। इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपको देखना है इसमें कहां पर गलती है। तो आप ये कहेंगे कि इसमें दैट गलत है, दैट भी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें कोई कामा लगा ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट के हिसाब से ये सही है, दैट इसमें लगा सकते हैं। अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें जो पहले लिखा है शी सेड, वो गलत है, वो भी गलत नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे कि शी विल, जो सी ऑप्शन आता है, इसमें जो सी ऑप्शन जो आता है शी विल, वो गलत है, बिल्कुल वही गलत है। शी विल इसमें गलत है। शी विल इसमें इस तरह से गलत है क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो इसका फर्स्ट पार्ट है शी सैड दैट, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो विल जो इसमें आता है वो चेंज होता है वुड में, तो इसमें शी विल गलत है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, शी सैड दैट शी वुड हेल्प मी, ये इसका सही आंसर है। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, इसमें शी विल वापस नहीं आएगा क्योंकि शी विल जो है वो प्रेजेंट की बात है, और पीछे जो बात है वो तो पास्ट की बात है। जो पीछे जो इसमें इस्तेमाल हो शी सेड, वो दैट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट, एंड हियर यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, सो दिस नॉट द राइट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इज अबाउट साइनोनिम ऑफ विविड। हमें विविड का साइनोनिम देना है। विविड की जो उर्दू में हम तर्जुमा जब करते हैं या हिंदी में तर्जुमा करते हैं, विविड मीन्स रोशन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए इज डाल,
B is bright, C is faint, D is dim। तो इसमें से हमें देखना है। अगर विविड का हम उर्दू या हिंदी में तर्जमा ब्राइट को रोशन से करते हैं तो इसमें जो मीनिंग बनती है ब्राइट की वो भी रोशनी बनती है, तो इसका साइनोनिम ब्राइट ही आएगा। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज डल, तो इसका वो आंसर नहीं है। डल मीन्स जिसमें साफ दिखाई ना देता हो, और बी ब्राइट रोशन, सी फेंट जिसका रंग उड़ा हो, एंड डी डिम, डिम भी जिसमें कम रोशनी हो। इन तीनों में से कोई इसका साइनोनिम नहीं है, तो इसका साइनोनिम जो है वो ब्राइट है। ब्राइट का मतलब हो गया जो क्लियर हो और जो डिटेल्ड हो, तो इसमें ब्राइट आएगा विविड के साथ, इसका साइनोनिम। क्वेश्चन नंबर 20 इज अबाउट एन इडियम, बीट अराउंड द बुश। हमारे पास ऑप्शन 4 है। ए, ऑप्शन ए टू अवॉइड द मेन टॉपिक, बी टू फाइट समवन, सी टू अवॉइड द मेन टॉपिक, एंड डी इज टू एग्री क्विकली। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो हमें इसमें देखना है कि इसका कौन सा सही आएगा। जब हम देखते हैं बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश की जो मीनिंग है वो ये है कि सीधे मुद्दे पर नहीं आना। बीट अराउंड द बुश, सीधे मुद्दे की बात नहीं करना, सीधे मुद्दे पे नहीं आना। तो इसकी जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए है, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन मौजू से या मेन मुद्दे से हटना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन मुद्दे से हटना। तो ये इसका आंसर है। तो हमें क्या देखना है इसमें, जो भी हमने इसमें पढ़ा, तो हमें इसमें प्रपोजिशन हमने पढ़ा, साइनिम्स पढ़ा, एंटोनिम्स पढ़ा, नरेशन पढ़ा, और इसमें हमने इडियम्स पढ़ा, और इसके साथ साथ हमें पैसिव वॉइस भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में पैसिव वॉइस के बारे में भी आता है। हमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, और प्रपोजिशंस जो इसमें ऑलरेडी थे तो प्रपोजिशन के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, और दूसरे टेंसेस के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो जब हमें इस पर पूरा कंट्रोल होगा तो हम इजीली फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। दिस इज इनफ फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टॉपिक।